अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास इंतहाई इस चैप्टर का अहम तरीन टॉपिक है और वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। जो कल हमने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ा था वो इसका एक पार्ट था। 1 नंबर का वो आता है और 4 नंबर का ये लॉन्ग आता है, तो ये उसके साथ मिला के एक गैर मूली अहमियत का हामिल अहम तरीन लॉन्ग है। सबसे पहले बेटा है इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की तरह ये जो दोनों आपके पास डेविसन और जर्मर थे, दोनों ये भी इस इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को दरअसल प्रूव नहीं कर रहे थे। ये तो एक्सीडेंटली तौर पर या बाई चांस हुआ इनसे ऐसे कि ये इनसे डिस्कवरी हो गई, लेकिन हकीकत में ये कुछ और ही काम कर रहे थे। असल में तो ये कर रहे थे कि निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करके इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से जिस तरह उसकी सिमेट्री चेंज होती है उस सिमेट्री को डिस्कस कर रहे थे और उसकी जो कंपोजिशन चेंज होती है उसको डिस्कस कर रहे थे। और उन्होंने यही देखा कि जब निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उस ऑक्सीडाइजिंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन गैस के ज़रिए उसको हीटअप किया तो उसके क्रिस्टल बन गए। जब वो क्रिस्टल बने तो उन्होंने क्या देखा कि जो निकल का क्रिस्टल था वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो आपके पास डिफ्रैक्ट हुए। हमारे यहाँ डिफ्रैक्शन डिस्कस की गई है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुए। जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुए तो उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि किसी एक एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिफ्रैक्ट हो रहे थे बाकी एंगल की निस्बत। जब उन्होंने फर्दर मोर उसके अरेंजमेंट को देखा तो हमारे पास उनने ये देखा कि 65 डिग्री पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिफ्रैक्ट हो रहे थे। उनकी डिफ्रैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी, जिसको इस आपकी बुक में डिटेक्टर का नाम दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉन जब उस फोटोग्राफिक फिल्म में पढ़ते थे तो वो उनकी रिकॉर्ड करती थी, उनको डिटेक्ट करती थी लाइट के जरिए। ये हमारे पास निकल क्रिस्टल था और ये हमारे पास फिलामेंट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे थे, जिनकी बम्बार्डमेंट कर रहे थे निकल क्रिस्टल के ऊपर। और उन्होंने उस फिलामेंट को जो वोल्टेज दे रखा था वो 54 वोल्ट था, जिसके जरिए उन्होंने करंट फ्लो करवाया 54 वोल्टेज अप्लाई करके, और करंट के हीटिंग इफेक्ट के जरिए फिलामेंट से क्या हीट करवाए थे इलेक्ट्रॉन। और इसको नाम दिया था उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन का, और इसका वोल्टेज कितना था 54 वोल्ट, और वो इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे डिफ्रैक्ट हुए थे 65 डिग्री पे। ये तो हमारे पास उनकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी। प्रोसीजर भी मैंने साथ डिस्कस कर दिया है कि प्रोसीजर क्या था कि फिलामेंट को वोल्टेज दे के इलेक्ट्रॉन हीट करवाया, इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट करवाया, और डिफ्रैक्शन की इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्रैक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल की। और फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया और उनकी डिफ्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की ऑब्जर्व की। आगे है बेटा इसकी कैलकुलेशन में अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी। हम इस चैप्टर में 12 दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास एच और पी आप जानते हैं इक्वल होता है एम वी के। तुम्हारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी आ गया। आगे ये है कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड बाय V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें यह कही गई है कि जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस फिलामेंट को दिया था, वो जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो किसमें चेंज हो रही है? वो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे पड़ रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। बात ये बता रहा हूं, दोबारा सुन लें कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने दी फिलामेंट को, जिसके हीट अप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया। जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड बाय V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से ज़ाहिर कर लिया और काइनेटिक एनर्जी को KE से ज़ाहिर कर लिया। अब ये होता है कि अगर आप चैप्टर नंबर 12 से वोल्टेज की डिफाइन देखें तो वोल्टेज की डिफाइन देखें चैप्टर नंबर 12 से, तो वो थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो वही U और Q नॉट कर दिया, Q नॉट डिवाइड हो रहा था, उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो U इज इक्वल टू Q नॉट V हो गया। अब जो Q है हमारे मौजूदा केस में चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हमने Q की जगह क्या रिप्लेस कर दिया E, और बाकी वोल्टेज क्या है मेरे पास V। तो आपने इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन में U की जगह क्या रिप्लेस कर दिया EV। तुम्हारे पास ये आ गया EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv²।
मैं चाहता हूं कि मैं ताकि एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। वजह ये थी कि मेरे पास एम वी का स्क्वायर था, वी का स्क्वायर था, एम का स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इधर भी एम से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया ताकि एम का स्क्वायर जनरेट कर सकूं। अब मैंने ऐसा किया कि ये जो 2 था ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2VEM इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बच गया। आप दोनों साइड पे जब अंडर रूट लिया तो इधर मेरे पास 2VEM का अंडर रूट आ गया और उधर सिर्फ क्या रह गया MV, तो MV इज इक्वल टू 2VEM अंडर रूट के साथ। अब जो ये हमारे पास MV की वैल्यू थी ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी और इक्वेशन 1 हमारे पास थी H/MV, H/MV। तो H/MV की जगह हमने उसकी जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास H/2MVE आ गया। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बात वादे कर चुका हूं कि वोल्टेज हमारे पास 54 वोल्ट है और इसी की वैल्यू पुट की, एच की जगह 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 और 2 की जगह 2 आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31। आगे हमारे पास वोल्टेज है वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 54 वोल्ट है। आगे है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, वो आपने पुट किया तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आफ्टर दिस कैलकुलेशन फ्रॉम वेव एस्पेक्ट, ये जो अब हमने सारी कैलकुलेशन की है ये हमने की है उस इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को इस्तेमाल करते हुए। डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, तो इसकी पार्टिकल नेचर को इस्तेमाल किया। आगे ये था कि उन दोनों साइंटिस्ट ने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो डिफ्रैक्शन थी वो एक्स रेज की तरह थी, जैसे एक्स रे 65 डिग्री पे डिफ्रैक्ट करते हैं इसी तरह वो डिफ्रैक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन वाकई ही वेव नेचर शो करते हैं, जिसको डेविसन और जर्मर प्रूव करना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर होती है, तो उनको एक्स रे डिफ्रैक्शन की इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए और उनको बिल्कुल एक्स रेज की तरह ही डिफ्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपना रवैया इलेक्ट्रॉन शो किया था वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की तरह ही किया था। तो उन्होंने इक्वेशन इस्तेमाल कर ली ब्रैग्स लॉ हमने चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में एक्स रेज के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। उन्होंने कहा कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 65 डिग्री एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से आ गया कि एक्स रेज भी 65 डिग्री पे वैसे ही डिफ्रैक्ट करती हैं जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट करते हैं। और निकल क्रिस्टल के लिए d जो है वो 0.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, इसको बेटा कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और इसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कहते हैं। दो एटम एक दूसरे के जितने भी क्लोज रखे हुए हैं उन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ स्पेस होती है और उस स्पेस को कहा जाता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। और निकल इस्तेमाल करने की ज्यादा बेसिक वजह ये बनी थी कि निकल की अब आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग इतनी होती है जितनी हमारे पास हमें आइटम का साइज होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में कंडीशन बयान हुई है कि डिफ्रैक्शन आप तब करवा सकते हैं जब होल का साइज जिससे डिफ्रैक्शन करवानी है उसका साइज लाइट के साइज के बराबर हो या उससे छोटा हो, तब भी डिफ्रैक्शन हो सकती है। जिस चीज से डिफ्रैक्ट करवाना हो उसका साइज डिफ्रैक्ट होने वाली चीज से छोटा हो या उससे बराबर हो, अदरवाइज डिफ्रैक्शन मुमकिन नहीं होती। इसी वजह से हमने निकल इस्तेमाल किया क्योंकि उसका 10 की पावर माइनस 10 है और हमारी एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर माइनस 10 में होती है। तो यही वजह बनी कि उन्होंने निकल को यूज कर रहे थे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन क्या ले लिया 1, इसमें वैल्यू पुट की 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ से लैम्डा निकाला, n मल्टीप्लाई हो रहा था वो हो गया डिवाइड। अब 2d की जगह 0.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 और फर्दर मोर साइन ऑफ 65 डिग्री ओवर क्या आ गया 1, तो ये आ गया 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो है ये वेवलेंथ हमने निकाली है पार्टिकल से और ये निकाली है उसकी वेव एस्पेक्ट से। दोनों वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है इक्वल है, बिल्कुल एक दूसरे को रिजल्ट मीट कर रहे हैं। 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, दोनों रिजल्ट में गैर मूली सी वेरिएशन है, वो कुछ भी नहीं है। 10 की पावर माइनस 10 के साथ जब देखते हैं तो कुछ भी वेरिएशन नहीं थी। तो इससे उन्होंने साबित किया कि हमारे
पार्टिकल नेचर वाले रिजल्ट से, यानी कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से और वेव नेचर के एस्पेक्ट से दोनों जवाब सेम आते हैं। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर होती है, डुअल नेचर होती है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप क्लैरिटी के साथ ध्यान में रखें कि डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर प्रूव की है, पार्टिकल नेचर, ना कि वेव नेचर। ये एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर को प्रूव करने आया था और डेविसन और जर्मर ने दोनों ने जो नोबेल प्राइज हासिल किया वो 1937 में किया और डी ब्रॉगली ने इसी की बुनियाद पर 1929 में नोबेल प्राइज जो था वो हासिल किया था। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह।